हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल क्लॉज एक्ट के कुछ सेक्शंस डील करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। मेरे जो पुराने या पिछले दो वीडियोस थे उसमें मैंने आपसे जनरल क्लॉज एक्ट के बेसिक्स डिस्कस किए थे और उन बेसिक्स के बाद मैंने आपसे डिस्कस की थी सारी की सारी डेफिनेशंस जो जनरल क्लॉज एक्ट में गिवन थी, इस बैकग्राउंड के साथ कि जो डेफिनेशंस जनरल क्लॉज एक्ट में दे रखी हैं वो सारे सेंट्रल लॉज पे एप्लीकेबल होती है। आज इस लेक्चर में हम सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 7 तक के सेक्शंस डिस्कस करेंगे, राइट? यानी सेक्शन 4, 4A, 5, 6, 6A और 7, 6 सेक्शंस डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। कुछ पोर्शन काफी इजी है, आसान सा डिस्कशन है। शुरू में आपको 4A काफी इजी लगेगा, लेकिन जब 6A और 7 तक जाएंगे तब आप देखेंगे कि काफी ज्यादा टेक्निकल है जनरल क्लॉज एक्ट, राइट? तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें जो सेक्शन 6A 7 है ये बहुत ज्यादा ध्यान से आपको सुनने होंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखने होंगे, राइट? और कॉपी बच्चों जरूर बनाइए, आप कंप्लीट करते जाइए। अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 4 से। तो जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 4 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फॉरगोइंग डेफिनेशंस टू प्रीवियस एनेक्टमेंट्स। हेडिंग को अगर देखें तो ये बता रहे हैं कि कुछ डेफिनेशंस, मैंने बताया आपको कि जनरल क्लॉजेस एक्ट का वेरी पर्पस क्या था कि कुछ डेफिनेशंस देना जो सारे सेंट्रल लॉज पे एप्लीकेबल होती हैं। इज इट राइट? अब मुद्दा ये आता है कि कुछ डेफिनेशंस जो जनरल क्लॉज एक्ट में दे रखी हैं वो कब से एप्लीकेबल हो जाएंगी? लिखा है टू द प्रीवियस इनेक्टमेंट्स। अब प्रीवियस इनेक्टमेंट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे इनेक्टमेंट का मतलब तो होता है स्टेचू या लॉ, राइट? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में आया और जनरल क्लॉजेस एक्ट के पहले भी सेंट्रल एक्ट्स, सेंट्रल रेगुलेशंस, लॉस हुआ करते थे जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ करते थे। अब ऐसे केस में ये बोल रहे हैं कि भले जनरल क्लॉजेस एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं 1897, ये 1897 में आया, लेकिन कुछ डेफिनेशंस की एप्लीकेबिलिटी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दी गई, यानी कुछ सेंट्रल लॉस पे लगेगी जो एक पर्टिकुलर डेट के बाद बने हैं। तो हमारा ये जो डिस्कशन है सेक्शन 4, इसमें दो सब सेक्शन हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला सबसेक्शन, द डेफिनेशंस एज गिवन इन सेक्शन 3 फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। यानी ये जो नीचे दी गई डेफिनेशंस हैं, एफिडेविट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैरिस्टर, इम्प्रिजनमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, फादर, मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, ये सारी डेफिनेशंस के लिए लिखा हुआ है शेल also apply to all the central acts made after 3rd of January 1868। बच्चों ये लॉ कब आया है, ये एक्ट कब आया है? हम पढ़ रहे हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 और ये जो ऊपर दी गई डेफिनेशन है इनके लिए बोला गया है कि ये 1860 एक्ट से 1868 से सारे सेंट्रल एक्ट्स पे लगेंगी और जितने भी सेंट्रल रेगुलेशंस हैं उन पे ये डेफिनेशंस 14th डे ऑफ जनवरी 1887 यानी 14th ऑफ जनवरी 1887 से ये एप्लीकेबल होंगी। आई डेफिनेशन कब है? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में एप्लीकेबल कब से हो रही है? सारे सेंट्रल एक्ट्स पे जनवरी 68 से, रेगुलेशंस पे जनवरी 87 से, राइट? जबकि एक्ट 97 में आया है, राइट? अब ये तो हो गई वो डेफिनेशंस जो यहां पे कवर हुई, इज इट राइट? अब इसके आगे हम देखें तो लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में कि जो डेफिनेशंस नीचे दे रखी हैं, यानी कौन सी डेफिनेशंस? अबेट, चैप्टर, कमेंसमेंट, फिनेंशियल ईयर, लोकल अथॉरिटी, मास्टर, ऑफेंस पार्ट, पब्लिक न्यूसेंस, ये सारी डेफिनेशन, साइन, सबसेक्शन, राइटिंग apply also to central acts as well as regulations made on or after 14th day of January
1887, यानी ये सारी की सारी डेफिनेशन 14 जनवरी 1887 के बाद से या उस दिन से सारे के सारे सेंट्रल लॉज पे एप्लीकेबल हो चुकी हैं। इज इट राइट? तो देखिए आप, सेक्शन 4 की हेडिंग ही क्या थी कि कुछ डेफिनेशंस, उसकी एप्लीकेबिलिटी प्रीवियस इनेक्टमेंट्स पे भी होगी, यानी वो इनेक्टमेंट जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 से पहले इनेक्ट हो चुके थे। इज इट राइट? सो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों में क्या बताया गया कि कुछ डेफिनेशंस बता दी कौन सी, और वो बता दिया कि किस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी कौन से ऐसे लॉ हैं जो पर्टिकुलर डेट के बाद बने, उन पे भी ये डेफिनेशंस लगेंगी। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 4A, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस टू इंडियन लॉस। जैसे सेक्शन 4 था वैसे ही सेक्शन 4A भी है बच्चों, और यहां पे भी डेफिनेशंस लाइन से दे रखी हैं और बोला गया कि ये डेफिनेशंस सारे के सारे इंडियन लॉस पे लगेगी। अब आपको याद होगा मैंने इंडियन लॉ आपको सेक्शन 2 में पढ़ाया था। इज इट राइट? तो हमने देखा था कोई सा भी ऐसा रूल, रेगुलेशन, एक्ट, बाय लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया लेकिन प्रेसिडेंट की एसेंट से पास हुआ, लेकिन अगर पहले आया हो तो पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट जो है वो भी कवर हो गई थी। राइट? तो डेफिनेशन के लिए मेरा पुराना जो पिछला वीडियो है उसमें कवरेज है इंडियन लॉस क्या होता है। लेकिन आप देखें हमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं कि एक्सप्रेशंस कौन से, ब्रिटिश इंडिया, देन सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं जो सेक्शन 3 में थी। चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, ऐसे ही गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, गजट, हाई कोर्ट, इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन लॉ, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं, इन डेफिनेशंस के लिए बोला है शेल अप्लाई टू ऑल द इंडियन लॉस। ये सारी की सारी डेफिनेशन सारे इंडियन लॉस पे एप्लीकेबल हैं, ऐसा जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 4A का सबसेक्शन 1 बोलता है। इज इट राइट? नाउ सबसेक्शन 2 भी है सेक्शन 4A का, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मैं 4A का सबसेक्शन 1 वापस बता देता हूं। जो डेफिनेशंस यहां पे दे रखी हैं, राइट, ये सारी की सारी डेफिनेशन सारे इंडियन लॉस पे एप्लीकेबल होंगी, ऐसा सेक्शन 4A में लिखा है। राइट? नाउ अब इस 4A के अंदर सबसेक्शन 2 देखें क्या लिखा है। इन एनी इंडियन लॉ रेफरेंसेस टू रेवेन्यूज ऑफ सीजी और एसजी, यद्यपि किसी भी इंडियन लॉ में रेफरेंस दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू का या स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, शेल ऑन एंड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1950 से, हर उस लॉ में जहां क्या लिखा हो रेवेन्यू ऑफ सीजी और रेवेन्यू ऑफ एसजी, तो उससे आप क्या मानेंगे, क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो मैं आपको बता दूं, आप 11th-12th में, उसके बाद फाउंडेशन में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो आप पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा बजट वाले चैप्टर में पढ़ते थे, जब आप बजट डेफिसिट सरप्लस बजट पढ़ते थे। तो जब आपने पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा था तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आती है, बहुत सारे टैक्सेस से। गवर्नमेंट क्या करती है, रोड, डैम, ब्रिज एक्सेट्रा ऐसे खर्चे करती है, तो उन सारे खर्चों को आप पढ़ते थे पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह आ रही थी वो पब्लिक रेवेन्यू। तो बच्चों जो पब्लिक रेवेन्यू है वो क्रेडिट होती है इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो भी इसी फंड से किए जाते हैं, यानी इस फंड से डेबिट होते हैं। तो एक तो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी है। राइट? तो अब सेक्शन 4A का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है ये देखिए, कि जब भी किसी इंडियन लॉ में ऐसा लिखा हो रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में आप मान लेना वहां लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे ही जहां रेफरेंस दे रखा है रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो उस रेफरेंस को क्या माना जाएगा, रेफरेंस दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ
स्टेट का. इज इट राइट? सो दैट इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4A. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिस्कशन, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट, यानी सेक्शन 5, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट. कोई भी एक्ट जो है वो कब से इफेक्टिव होगा, कब से ऑपरेशन में आएगा, ऐसा सेक्शन 5 बता रहा है. तो दो बातें आप सुन लें. जब भी किसी एक्ट में कमेंसमेंट की डेट दे रखी हो, जैसे जीएसटी में दे रखा था 1 जुलाई 2017, तो जीएसटी कब से ऑपरेशन में आया, इफेक्ट में आया? 1 जुलाई 2017. इज इट राइट? एक्ट तो पहले ही बन गया, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसका कमेंसमेंट कब से बताया गया? 1 जुलाई 2017. भले एक्ट बन के पहले से तैयार था, पार्लियामेंट से पास होके आ गया था, लेकिन सेक्शन 5 स्पेसिफिकली ऐसे केसेस की बात करेगा जब एक्ट में उसके ऑपरेशन की डेट नहीं बताई गई हो. तो ऐसे केस में याद रखना, जिस दिन वो एक्ट पास हुआ, उसे एसेंट मिली, सेंट्रल एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बना, तो जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिली उस दिन से ही ऑपरेटिव. लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बात करें, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की, तो जब गवर्नर जनरल की एसेंट मिली उस दिन से वो ऑपरेटिव, ऐसा सेक्शन 5 बताता है. तो तीन चीजें मैं वापस रिपीट करता हूं. राइट? पहली चीज, अगर किसी एक्ट की इफेक्टिव डेट दे रखी है, उसके ऑपरेशन में आने की डेट दे रखी है, तो वो उस पर्टिकुलर डेट से ही क्या होगा? इफेक्टिव होगा, ऑपरेशन में आएगा. लेकिन अगर ऑपरेशन की डेट, इफेक्टिव डेट, कब से वो प्रभावशाली होगा एक्ट, ऐसा नहीं दे रखा है सेक्शन 1 में उस एक्ट के, तो फिर ऐसे केस में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केस में, गवर्नर जनरल की जिस दिन एसेंट मिली उस दिन से ऑपरेशन में आ जाएगा. और अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो जिस दिन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने एसेंट दी उस दिन से उसे ऑपरेशन में माना जाएगा. तो लैंग्वेज देखते हैं बच्चों. Where any central act is not expressed to come into operation on a particular day, यानी एक पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि कब से वो एक्ट इफेक्टिव होगा, कब से ऑपरेशन में आएगा, देन इट शेल केम इनटू फोर्स, वो कब से फोर्स में आएगा? ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव्स द एसेंट, जिस दिन उस एक्ट को क्या मिल चुकी है? एसेंट. अब दो बातें करेगा, प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. तो अगर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले बना है, तो गवर्नर जनरल की जिस दिन एसेंट मिली, और अगर पार्लियामेंट में पास हुआ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो प्रेसिडेंट ने जिस दिन एसेंट दी उस दिन से ऑपरेशन में आएगा. राइट? तो मैंने आपको कैसे बताया, जीएसटी ऐसा एक्ट है जो पहले ही बन के तैयार था, पार्लियामेंट से पास हो चुका था, उसकी इफेक्टिव डेट क्या तय की गई? 1 जुलाई. तो कब से ऑपरेशन में आया? 1 जुलाई से. राइट? लेकिन अगर कोई सा भी ऐसा लॉ है जिसके कमेंसमेंट की या ऑपरेशन की डेट नहीं दे रखी हो, तो कब से वो ऑपरेशन में आएगा? जब उसे एसेंट मिली. किसकी एसेंट मिली? प्रेसिडेंट की. लेकिन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, तो जिस दिन गवर्नर जनरल की एसेंट मिली उस दिन से वो ऑपरेशन में माना जाएगा. राइट? So it was section 5. Now moving on to some technical sections. देखते हैं, थोड़े से टफ सेक्शन से, बट पहले सेक्शन 6, इफेक्ट ऑफ रिपील. मैं आपको बता दूं रिपील का मतलब क्या होता है. हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में समझा था कि यदि किसी एक एक्ट को एबॉलिश करके उसकी जगह दूसरा एक्ट आता है तो उसे बोला जाता है रिपील. इज इट राइट? तो अगर एक एक्ट दूसरे एक्ट को रिपील कर रहा है, तो जो लॉ, नया लॉ है, वो रिपीलिंग एक्ट है, और जिसको वो रिपील कर रहा है वो रिपील्ड एक्ट है. इज इट राइट? तो अब ऐसे केस में इफेक्ट ऑफ रिपील में ये क्या बताने वाले हैं, 2 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया. अब एक असेसी है जिसने सर्विस टैक्स का डिफॉल्ट किया. अब उसने कॉन्ट्रावेंशन किए 2013 में, 14 में, 15 में. 2016 में वो व्यक्ति पकड़ा गया, केस चला, असेसमेंट हुआ,
1 करोड़ रुपए का टैक्स प्लस फाइन प्लस पेनल्टी निकला ड्यू। अब 2017 में जीएसटी आ गया, तो क्या 2016 में जो पुराने लॉ ने डिसीजन दिया था कि उसके ऊपर फाइन पेनल्टी एक्सेट्रा लगेगा, तो क्या 2017 में अब वो असेसी ये प्ली कर सकता है कि अब तो नया लॉ आ गया इसलिए कोई पेनल्टी नहीं, कोई टैक्स नहीं? क्या वो ऐसा कर पाएगा? द आंसर इज नो। और यही चीज हम सेक्शन 6 में पढ़ेंगे कि अगर कोई एक्ट रिपील हो चुका है, उसकी जगह नया एक्ट आ चुका है, तो जितने भी पुराने डिसीजंस थे, पुरानी लीगल प्रोसीडिंग्स थी, पुराने राइट ऑब्लिगेशन, पुरानी लायबिलिटी थी, वो बाद में भी रहेगी, भले चाहे उस पुराने एक्ट की जगह आज एक नया एक्ट आ चुका है, फिर भी पुराने एक्ट के प्रोसिक्यूशंस, प्रोसीडिंग्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, पनिशमेंट वो यथावत रहेंगे, यानी उस व्यक्ति को बाद में भी वो 1 करोड़ रुपए तो अदा करना ही पड़ेगा, राइट? तो अब इस सेक्शन में आप क्लॉजेस ए से लेके क्लॉजेस ई तक की बातें पढ़ेंगे, और ये सारे क्लॉजेस को बोला जा रहा है कि ये एज इट इज रहेंगे, भले चाहे पुराने लॉ की जगह नया लॉ आ चुका है। तो लैंग्वेज देखिए, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, यदि किसी भी सेंट्रल एक्ट में या सेंट्रल रेगुलेशन में रिपील एनी इनेक्टमेंट, उसने रिपील कर दिया किसी दूसरे लॉ को, तो आप देखें जो पहली लाइन में सेंट्रल एक्ट लिखा हुआ है, उसने दूसरी लाइन में लिखे हुए इनेक्टमेंट यानी लॉ को रिपील कर दिया है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ एक्ट कौन सा एक्ट हो गया? जो रिपील कर रहा है। कौन से एक्ट को? जो सेकंड लाइन में इनेक्टमेंट लिखा है उसको, यानी पुराने लॉ की जगह नया लॉ आ चुका है। द रिपील शेल नॉट, ऐसा रिपील यानी पुराने एक्ट की जगह जो नया एक्ट आ गया है, पुराने को एबॉलिश करके नया लॉ आ चुका, तो रिपील शेल नॉट, रिपील क्या नहीं करेगा? रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, इफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी इनेक्टमेंट, अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, पुराना राइट, पुरानी लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन वो चेंज नहीं होंगे, भले चाहे आप नए लॉ में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपलसरी एक्यूजिशन हुआ गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ने कानून के तहत, किसी लॉ के तहत, विधान के तहत, किसी एक्ट के तहत उस असेसी को कोई राइट दिया। अब वो पुराना कानून खत्म हो चुका 2 साल बाद और उसकी जगह नया कानून आया, तो ऐसे केस में क्या जो पुराना उसे राइट मिला था कंपलसरी एक्विजिशन के अगेंस्ट, क्या वो हट जाएगा नए लॉ के आने की वजह से? द आंसर इज नो। तो लिखा है ऊपर द रिपील शेल नॉट। ऐसे ही अगर पुराने लॉ में कोई पेनल्टी थी, कोई पनिशमेंट था, कोई फॉरफीचर था, अब वो पुराना लॉ हट गया, तो क्या वो व्यक्ति ये प्ली करेगा कि अब पेनल्टी माफ कर दो या वापस दे दो, क्योंकि पुराना लॉ तो जा चुका है और वो उस एक्ट की पेनल्टी थी जो अब नहीं रहा? तो ऐसा नहीं होगा। जो केस चला था पुराने लॉ में, जो पनिशमेंट पेनल्टी तय हो चुकी है, डिसीजन आ चुका है, वो स्टिल आपको पे ऑफ करना रहेगा, पेनल्टी पे ऑफ करनी रहेगी। ऐसे ही पुरानी इन्वेस्टिगेशन, पुराने लीगल प्रोसीडिंग्स, रेमेडी एक्सेट्रा, राइट, ऑब्लिगेशन जो पुराने एक्ट के थे, वो नए एक्ट के आने की वजह से हट नहीं जाएंगे, वो एज इट इज रहेंगे। तो लिखा है and any such investigation, legal proceeding, remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture, punishment may be imposed as if repealing act has not been passed। जो एक्ट रिपील कर रहा है वो अभी तक पास नहीं हुआ है। मामला क्या है समझिए आप। जीएसटी के आने के बाद सर्विस टैक्स चला गया, आज चल रहा है 2020, राइट? एक असेसी है जो सर्विस प्रोवाइडर था, सेवा प्रदत्त करता था, उसका पुराना सर्विस टैक्स का केस अब तक चला आ रहा है। अब ऐसे केस में जो लीगल प्रोसीडिंग्स चलती आ रही हैं और उसने बहुत सारे कॉन्ट्रावेंशंस किए हैं, टैक्स इवेजन किया है, सर्विस टैक्स की जो अमाउंट है उसने इवेड की है, और अब जाके वो फाइनलाइज होके तय हुई कि उसे अलोंग विथ टैक्स, पेनल्टी एंड फाइन 2 करोड़ रुपए अदा करने हैं। क्या वो व्यक्ति ये बोल सकता है कि सर्विस टैक्स लॉ रहा ही नहीं, तो जितनी मैंने सर्विस टैक्स की चोरी की थी अब मैं वो अदा नहीं करूंगा?
तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यही बात सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी पुराना सेंट्रल एक्ट यदि रिपील हो जाए तो उस पुराने सेंट्रल एक्ट में कोई राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी अकर हो चुकी थी, अराइज हो चुकी थी या अराइज होगी तो वो स्टिल कंटिन्यू रहेगी जैसे पहले थी। ऐसा मान लिया जाएगा जैसे रिपीलिंग एक्ट ने इस एक्ट को, इस इनेक्टमेंट को रिपील किया ही नहीं है। इज इट राइट? सो दैट इज सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील, राइट? तो बच्चों, हमने सेक्शन 4 जिसमें हमने ये देखा कि कुछ डेफिनेशंस वो कब से इफेक्टिव होंगी, फिर सेक्शन 4A जिसमें हमने देखा कि कुछ डेफिनेशंस पूरे इंडियन लॉस पे लगेंगी। ऐसे ही हमने देखा कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू का रेफरेंस दे रखा हो तो आप ऐसा मानेंगे कि रेफरेंस दे रखा है किसका? कंसोलिडेटेड फंड का। ऐसे ही सेक्शन 5 में हमने देखा कि जब भी किसी एक्ट के ऑपरेशन की डेट नहीं दे रखी हो तो आप उसको कब से ऑपरेटिव मानेंगे। और सेक्शन 6 ने ये हमें बताया कि जब भी कोई एक्ट रिपील हो जाए और उसकी जगह कोई नया एक्ट आए तो पुराने एक्ट के जितने पेनल एक्शंस थे, ऑब्लिगेशंस थे, प्रिविलेजेस थे, पनिशमेंट थे, वो नए एक्ट के आने के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। राइट बच्चों? नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा अगला डिस्कशन जो है सेक्शन 6A। 6A, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। थोड़ा सा ध्यान से समझना है हमें। अभी तक जितने डिस्कशंस हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल जो सेक्शन है वो यही है, रिपील, एबॉलिश करके नया एक्ट आना। रिपील ऑफ एक्ट, एक एक्ट को रिपील किया और उस एक्ट ने क्या किया था जिसे अब हटा रहे हैं? मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट, यानी एक एक्ट ने दूसरे एक्ट को अमेंड किया था और अमेंड किए जाने वाले एक्ट को रिपील किया जा रहा है। राइट? तो प्रभाव क्या होगा देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, सब लोग अटेंशन दें और ध्यान से सुने। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, आप देखें मैंने बोल्ड में 1 लिखा है, राइट? और इस 1 का मतलब आपको ये जो स्क्रीन पे एक फोटो इमेज दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, उसमें जो पहला बॉक्स है आप उसको देखें, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन दिखा। ये 1 मैंने इस कारण वही नंबर दिए हैं जो मैंने इस फोटो में स्क्रीनशॉट में दिए हैं, राइट? अब ध्यान से देखें। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, यदि कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन जो जनरल क्लॉज एक्ट के कमेंसमेंट के बाद है, देखो ये वाली जो लैंग्वेज है ना, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये तो जनरल क्लॉज एक्ट के कमेंसमेंट के बाद वो एक्ट आया था ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? वेयर एनी सेंट्रल एक्ट रिपील्स एनी इनेक्टमेंट। आप देखें ये जो इनेक्टमेंट रिपील हो रहा है ना, इसको मैंने 2 से संबोधित किया है। आप देखें डायग्राम में 1 से 2 की तरफ एक एरो जा रहा है और उस एरो पे लिखा है रिपील। तो 1 ने 2 को रिपील किया है, राइट? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मैं वापस रिपीट करता हूं। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, तो कोई एक सेंट्रल एक्ट 1 लिखा हुआ है ना जिस बॉक्स में, वो सेंट्रल एक्ट क्या कर रहा है? वो रिपील्स एनी इनेक्टमेंट। आप देखिए सेकंड बॉक्स के अंदर जहां 2 लिखा है वो एक इनेक्टमेंट है, एनी लॉ है, एक्ट है। तो जो 2 नंबर बॉक्स में एनी इनेक्टमेंट लिखा है उसे रिपील किया 1 नंबर बॉक्स वाले सेंट्रल एक्ट ने। अब जो 2 नंबर बॉक्स है वो रिपील हो रहा है, एबॉलिश हो रहा है, लेकिन उस रिपील्ड ने, आप देखो रिपीलिंग और रिपील्ड लिखा है, उस सेकंड नंबर बॉक्स ने, रिपील्ड एक्ट ने क्या किया था जरा ध्यान से देखना, एरो नीचे की तरफ गया है थर्ड बॉक्स पे, एनी सेंट्रल एक्ट को उसने अमेंड किया था। हाउ इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप देखें आगे लैंग्वेज, बाय विच टेक्स्ट ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, यानी नंबर 3 लिखा हुआ है सेंट्रल एक्ट, उसकी लैंग्वेज अमेंड की गई थी, राइट? अब पिक्चर क्या है वापस से देखें। सबसे पहले आप देखें बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 में लिखा हुआ है कोई भी सेंट्रल एक्ट है उसको अमेंड किया किसी लॉ ने। जो सेकंड नंबर बॉक्स है ना वो एक अमेंडमेंट एक्ट है, राइट? यानी
इस सेकंड नंबर बॉक्स वाले इनेक्टमेंट ने अमेंड किया था किसका टेक्स्ट, किसकी लैंग्वेज? बॉक्स नंबर 3 वाले लॉ की, राइट? तो बॉक्स नंबर 3 में जो लॉ है, सेंट्रल एक्ट है, उसको अमेंड किया। बॉक्स नंबर 2 में जो एक्ट है उसने, और बॉक्स 2 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसको रिपील कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है बॉक्स नंबर 1 वाला लॉ। यानी बॉक्स 2 जो अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे कि बॉक्स 3 वाले सेंट्रल एक्ट का टेक्स्ट अमेंड हुआ था, उस बॉक्स नंबर 2 वाले इनेक्टमेंट को हम रिपील कर रहे हैं बाय अ रिपीलिंग एक्ट, दैट इज नंबर 1। ठीक है, तो वापस से लैंग्वेज समझ लेते हैं। भैया अगर आपको 3 बॉक्सेस समझ में आ गए हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा। ध्यान से देखना आप। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट repeals any enactment by which the text of any central act was amended by omission, insertion, substitution। कैसे अमेंड किया था उस अमेंडमेंट एक्ट ने? कुछ ओमिशन, इंसर्शन या सब्सटीट्यूशन किया गया था, राइट? देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, यानी कि लॉ स्पेसिफिकली बोले तो जैसा स्पेसिफिकली लिखा है उसको ही मानना। लेकिन अगर लॉ में कुछ नहीं बोला गया, साइलेंट है मामला, ठीक है, तो रिपील शेल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ सच अमेंडमेंट। यानी अगर रिपील किया गया है तो रिपीलिंग एक्ट ने या अमेंडिंग एक्ट ने, जिसे अब रिपील किया जा रहा है, उससे जो जो अमेंडमेंट बॉक्स नंबर 3 में आए थे वो अमेंडमेंट्स स्टिल प्रभावशाली रहेंगे, वो अमेंडमेंट्स स्टिल रहेंगे। इज इट राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अभी आपको ये समझ में आया? वापस हमने तो लैंग्वेज देख लेते हैं, मैं एक बार आपको समराइज फॉर्म में बता देता हूं, आप ध्यान से सुने, फिर हम वापस लैंग्वेज पे भी चलते हैं। बॉक्स नंबर 3 के अंदर एक सेंट्रल एक्ट है, उस एक्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए किसी इनेक्टमेंट से। इज इट राइट? और बॉक्स नंबर 2 में जो इनेक्टमेंट है वो एक अमेंडमेंट एक्ट है, जिसने अमेंडमेंट किया था बॉक्स नंबर 3 वाले एक्ट को। अब बाद में जो बॉक्स नंबर 2 में लॉ है उसे रिपील कर रहा है बॉक्स नंबर 1 वाला सेंट्रल एक्ट। तो ऐसे केस में बॉक्स नंबर 2 में जो अमेंडमेंट एक्ट है, जिससे लैंग्वेज अमेंड हुई थी बॉक्स नंबर 3 वाले एक्ट की, तो वो अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिकली अंडन नहीं हो जाएंगे। यानी वो अमेंडमेंट्स जो 2 वाले एक्ट से 3 में आए थे वो ऑटोमेटिकली नहीं चले जाएंगे। अगर लॉ मेकर्स चाहते हैं कि 2 से जो 3 में अमेंडमेंट्स आए थे वो हट जाएं, तो स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखा है तो वो अमेंडमेंट्स स्टिल रहेंगे। इज इट राइट? एक एग्जांपल से समझते हम। लेट अस सपोज ये जो बॉक्स नंबर 3 है, राइट, ये हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है जो आप पढ़ते हैं PE2 में, PCC में, IPCC में, CA इंटर में, राइट? तो बॉक्स नंबर 3 हो गया हमारा इनकम टैक्स लॉ। अब आप देखें, हर साल जो फिनेंस एक्ट आता है उससे इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आता है, राइट? तो बॉक्स नंबर 3 में तो हो गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, और हर साल जो फिनेंस एक्ट आता है वो बॉक्स नंबर 2 है, यानी इनेक्टमेंट है। और बाद में अगर वो फिनेंस एक्ट अगले सालों में या अगले साल में रिपील हो जाता है और उसकी जगह नया फिनेंस एक्ट आ जाता है, तो क्या पिछले फिनेंस एक्ट से जो इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट आए थे वो ऑटोमेटिकली अंडन हो जाते हैं क्या? द आंसर इज नो। और अगर सरकार को ऐसा करना है, लॉ मेकर्स को ऐसा करना है, तो स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, राइट? तो लैंग्वेज वापस से देख लें आप प्लीज। क्या लिखा हुआ था? वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, यानी बॉक्स नंबर 1 वो क्या कर रहा है? वो रिपील कर रहा है किसी ऐसे एक्ट को जो बॉक्स नंबर 2 में है, और जो बॉक्स नंबर 2 में एक्ट है वो एक अमेंडमेंट एक्ट है जिससे लैंग्वेज अमेंड हुई थी बॉक्स नंबर 3 में जो लॉ लिखा हुआ है उसकी। तो बॉक्स 2 एक अमेंडमेंट एक्ट है,
जो बॉक्स नंबर 3 वाले लॉ को अमेंड कर रहा था, लेकिन बॉक्स नंबर 2 वाला लॉ अब एबॉलिश किया जा रहा है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट ने जितने भी अमेंडमेंट्स किए थे बॉक्स नंबर 3 वाले लॉ में, कैसे अमेंडमेंट्स किए थे? बाय ओमिशन ऑफ सम प्रोविजंस, बाय इंसर्शन ऑफ सम न्यू प्रोविजंस और बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे केस में जब तक कि स्पेसिफिकली बोला न जाए तो याद रखिएगा, रिपील होने के बावजूद भी जो अमेंडमेंट किए गए थे बॉक्स 2 नंबर लॉ द्वारा बॉक्स 3 नंबर लॉ में, वो अमेंडमेंट्स स्टिल कंटिन्यू रहेंगे। इज इट राइट? सो टेक्निकल है, लेकिन ये डायग्राम आई सपोज आई गेस आपको हेल्प करेगा, राइट बच्चों? तो अब सेक्शन 6A है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन द एक्ट और रेगुलेशन, राइट? मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आती है बच्चों तो डू कॉल मी, दिस इज टेक्निकल सेक्शन। Now, moving on to another technical section, 7. Revival of repealed enactments, right? तो अगेन मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड किया है इस प्रेजेंटेशन में, और मुझे उम्मीद है कि अगेन डायग्राम आपको हेल्प करेगा। पहले लैंग्वेज देख लेते हैं हम, मामला क्या है। एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मैंने पिछले सेक्शन में भी बोला था ये जो मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट है इसको ज्यादा वेट मत देना बच्चों। ये तो क्या है, जनरल क्लॉज एक्ट जब से आया है उसके बाद के एक्ट्स जो हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए हर जगह यही लैंग्वेज दिखती है आपको। आगे भी सेक्शंस में आए तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको सेक्शन समझना है तो इस लैंग्वेज को अभी साइड कर लीजिए, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, राइट? इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो अब मामला क्या है, लिखा हुआ है कि कोई एक सेंट्रल एक्ट है, राइट? और it shall be necessary for the purpose of reviving either wholly or partially any enactment wholly or partially repealed। अगर कोई एक्ट है उसे रिपील किया गया था, राइट, और अब आप चाहते हैं कि उसे रिवाइव किया जाए, तो इसके लिए आपको एक्सप्रेसली बोलना पड़ेगा, यानी ऑटोमेटिक रिवाइवल नहीं होगा। इज इट राइट? ऑटोमेटिक रिवाइवल नहीं होगा। लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, यहां पे मैं इसको आसान भाषा में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं ये डायग्राम क्या बोल रहा है। आप देखें डायग्राम में एक सेंट्रल एक्ट है जो बॉक्स नंबर 1 में है, इसके साथ मैंने लिखा है कि ये एक रिपीलिंग एक्ट है। रिपीलिंग एक्ट यानी जो दूसरे किसी एक्ट को क्या कर रहा है बच्चों, रिपील कर रहा है, अबॉलिश कर रहा है और उसकी जगह नया आ रहा है। और बॉक्स नंबर 2 में एक सेंट्रल एक्ट है जिसके नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिपील्ड, यानी कि वो एबॉलिश हो चुका, रिपील हो चुका, हट गया। तो बॉक्स नंबर 2 वाले लॉ को रिपील किया बॉक्स नंबर 1 वाले लॉ ने, और अब क्या किया जा रहा है, बॉक्स नंबर 1 के नीचे देखो एक एरो आ रहा है, रिपीलिंग एक्ट इफ रिपील्ड। बॉक्स नंबर 1 वाला सेंट्रल एक्ट एक रिपीलिंग एक्ट है और सरकार ने उस रिपीलिंग एक्ट को ही रिपील कर दिया, हटा दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉक्स नंबर 1 एक रिपीलिंग एक्ट है जिसने बॉक्स नंबर 2 वाले एक्ट को रिपील किया, राइट? अब बॉक्स नंबर 1 वाला एक्ट रिपीलिंग एक्ट था जो 2 को रिपील कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने बॉक्स नंबर 1 वाले रिपीलिंग एक्ट को ही रिपील कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो जो बॉक्स नंबर 2 में एक्ट है वो ऑटोमेटिक रिवाइव यानी जिंदा नहीं हो जाएगा, राइट? और अगर लॉ मेकर्स चाहते हैं कि सेंट्रल एक्ट जो बॉक्स नंबर 2 में है वो रिवाइव हो, तो उसके लिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होगा। इज इट राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी इनेक्टमेंट इज रिपील्ड, मैं लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूं, आप चाहें तो आसान भाषा में सेक्शन 7 को ऐसे लिख सकते हैं, इफ एनी इनेक्टमेंट इज रिपील्ड and if the part of repealed enactment is sought to be revived, then it is necessary to state the fact specifically, यानी आपको specifically बोलना पड़ेगा। To revive a repealed statute, अगर किसी स्टेचू को रिपील किया जा चुका है
उसे रिवाइव करना चाहते हैं तो इट इज नेसेसरी टू स्टेट द इंटेंशन। आपको स्पेसिफिकली ये बोलना पड़ेगा। मैं वापस समराइज कर देता हूं सेक्शन 7 को। बॉक्स नंबर 2 में एक सेंट्रल एक्ट है, उस सेंट्रल एक्ट को बॉक्स नंबर 1 वाले सेंट्रल एक्ट ने रिपील किया, बाद में बॉक्स नंबर 1 वाले एक्ट को रिपील किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो पुराने प्रोविजंस थे यानी बॉक्स नंबर 2 में जो एक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं पुराने प्रोविजंस वापस इफेक्ट में आ जाएं तो आपको स्पेसिफिकली ये बोलना पड़ेगा, स्टेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इज इट राइट? तो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है सेक्शन 7 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा असेट कॉपी होता है। आप लॉ को स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड वैसे लिख लें जैसे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। राइट? तो अब आपको यहां तक सारा कॉपी में लिख के कंप्लीट करना है और स्टडी मटेरियल से बहुत अच्छे से पढ़ना है। इज इट राइट बच्चों? तो पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू।